So in the last session, we have seen in detail input characteristics of a common emitter configuration. So common emitter configuration, at least you should remember what is common emitter configuration. So common emitter configuration में emitter is made common between base and collector. तो as you can see, ये एक common emitter line है. So you have a common emitter line. So remember, we are studying in detail common emitter configuration. इसमें ये common emitter line है और हमको स्टडी करना है इन डिटेल फॉरवर्ड रिवर्स मोड FR मोड, जिसमें इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होता है. अब एट दिस स्टेज आई एक्सपेक्ट कि आपको पता है इनपुट आप देते हो बेस इमीटर से और आउटपुट आप लेते हो कलेक्टर इमीटर से, क्योंकि इमीटर इज कॉमन. तो बेस इमीटर इज इनपुट जंक्शन एंड कलेक्टर इमीटर इज आउटपुट जंक्शन. इनपुट करंट इज बेस करंट एंड आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट. तो हमने पहले कल देखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यू कैन सी ये कॉमन एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन को क्या कनेक्ट कर दिया आपने, इमीटर. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने किया क्या था, हमने आउटपुट वोल्टेज रखा था कांस्टेंट. So I'll just quickly plot again because we want to connect with the next topic, that is output characteristics. So when we study input characteristics, what we do is, सबसे पहले ये VCC मतलब आउटपुट है वेरिएबल, हम विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, एज यू कैन सी यहाँ पे एक रियोस्टैट है, तो रियोस्टैट का स्लाइडर एक जगह पे फिक्स करके हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर देंगे, VCE को कांस्टेंट कर देंगे. फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट कांस्टेंट कर दिया, तो आपने VCE को कांस्टेंट किया है. अब हम लोग इन स्टेप्स चेंज करेंगे व्हाट इज इनपुट वोल्टेज, दैट इज VBE, और हर एक VBE की वैल्यू के लिए हम मेजर करेंगे व्हाट इज बेस करंट, क्योंकि बेस करंट क्या है, इनपुट करंट है यहाँ पे. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल प्लॉट दिस ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज. तो हमको पता है कि इनपुट जंक्शन ये क्या है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन है. तो तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस को प्लॉट कर रहे हो. तो फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं कि हमको, यू गेट सच कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस. ये जो है इट इज बैरियर पोटेंशियल. जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, वी गेट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. और रिमेंबर हमने ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख के किया था 10 वोल्ट का. अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ एट डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज, फॉर एग्जांपल मैं VCE की वैल्यू 12 ले लेता हूँ, तो आई अगेन गेट द सेम नेचर ऑफ द ग्राफ, जस्ट लिटिल शिफ्टेड. तो ये VCE इक्वल टू 12 वोल्ट है. गुड, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन जनरल हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था ओहम्स लॉ. तो अगर आपको याद होगा, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम ग्राफ प्लॉट करते हैं. वी प्लॉट करंट हियर एंड वी प्लॉट वोल्टेज हियर, बट इन दैट केस व्हाट वी गेट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ओहम्स लॉ मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इक्वल टू RI, V इक्वल टू IR, where R is constant of proportionality. I by V is equal to 1 by R. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि I मतलब y एक्सिस, V मतलब x एक्सिस, तो y by x होता है स्लोप, तो 1 by R आपको देता है स्लोप, राइट. लेकिन यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि एंगल कांस्टेंट है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. तो सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जब IV ग्राफ, अभी एक्सिस उल्टे सीधे कर सकते हो आप, यू कैन प्लॉट I along x एक्सिस, V along y एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आइडिया इज दैट कि स्ट्रेट लाइन आया मतलब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो कंडक्टेंस भी कांस्टेंट है. तो वो वहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट था. लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, इफ यू सी, पहली बात तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है तो फिर हमको उस केस में एक रेंज लेनी पड़ती है वोल्टेज की, स्मॉल वोल्टेज. क्यों रेंज लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे 10 वोल्ट पे 10 वोल्ट ऑफ इनपुट पे, हाँ इनपुट मतलब VBE,
सपोज मुझे 10 वोल्ट ऑफ इनपुट पे चाहिए था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, करेक्ट। और सपोज मुझे 15 वोल्ट पे चाहिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो मुझे दो अलग अलग वैल्यूज पे रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है क्या? नहीं, इट इज नॉट सेम। तो पहली बात, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, वो डायनामिक है, चेंजिंग है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। और हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब इनपुट पे जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। दूसरा ये है कि अभी अभी मैंने आपको ग्राफ से बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, सही है। स्लोप के लिए लगते हैं 2 पॉइंट, आप ले रहे हो 1 पॉइंट, तो फाइंड नहीं कर सकते हो। तो स्लोप के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल वोल्टेज का रेंज ले लेते हैं, डेल्टा वी। तो वी कंसिडर स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज, डेल्टा वी। लेकिन कौन सा वोल्टेज है ये? बीई है। तो वी टेक अ स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज डेल्टा वी बी ई, और उस स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज के लिए वी सी व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट्स। तो यहाँ पे डेल्टा आई बी, क्योंकि ये बेस करंट है, बराबर, करेक्ट। तो हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई। लेकिन कौन सा V? VBE। कौन सा I? IB। लेकिन हमने क्या लिया? रेंज लिया, राइट। क्यों रेंज लिया मैंने बताया, क्योंकि हमको यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना तो स्लोप से आएगा, और स्लोप के लिए कम से कम लगते हैं 2 पॉइंट, तो इसलिए हमको रेंज लेना पड़ता है। देन ये सब फाइंड करते वक्त, और ये आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या है? ये इनपुट रेजिस्टेंस है। और ये सब करते वक्त आपने आउटपुट को रखा था कांस्टेंट, तो VCE वाज मेड कांस्टेंट। तो इसको बोलते हो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। एंड यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है फॉर द सेम वोल्टेज रेंज। फॉर एग्जांपल मुझे 10 वोल्ट पे अगर फाइंड करना है व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा? मैं 9.9 से 10.1 लूंगा, जो कि हम क्या ले रहे हैं? डेल्टा वीबी। मुझे फाइंड क्या करना था? 10 वोल्ट पे रेजिस्टेंस फाइंड करना था। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन 9.9 एंड 10.1, मतलब आई हैव टेकन अ रेंज ऑफ 0.2 वोल्ट्स। सिमिलरली अगर मुझे 15 वोल्ट पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आई विल डू द सेम थिंग। मैं 14.9 से 15.1 लूंगा, मतलब आई विल टेक अ स्मॉल वोल्टेज रेंज। एंड एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, पहले भी 0.2 का वोल्टेज था, मतलब वोल्टेज रेंज था, अभी भी 0.2 का वोल्टेज रेंज है। लेकिन पहले चेंज इन करंट स्मॉल था, अभी चेंज इन करंट लार्ज है, क्योंकि करंट डेल्टा वीबी तो सेम रहा, लेकिन ये चेंज हो गया, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। नाउ गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज output characteristics. So now we want to study in detail output characteristics. Output characteristics. तो ये डायग्राम मैंने नोट्स में दिया नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये डायग्राम और पिछला डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे VBB भी दिखा रहे हैं, मतलब वेरिएबल इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पे VCC दिखा रहे हैं, दैट इज वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। मुझे जब इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है ना, तो हम लोग करते क्या है? जब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं, तो हम आउटपुट क्या करते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। सिमिलरली जब आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, तो आप इनपुट करंट को कांस्टेंट करते हो। व्हेन यू वांट टू स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, you make sure that the output voltage is constant, VCE is constant. But when you want to study output characteristics, you make sure that input current is constant. Correct? तो जैसे हमने पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज पहले 10 वोल्ट रखा, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब हमने VBE की वैल्यू चेंज की, IB का वैल्यू मेजर किया, और एक ग्राफ मिल गया। फिर सेम एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किया एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VCE, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट। वैसे यहाँ पे अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में करेंगे। व्हाट वी विल डू इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, हम पहले बेस करंट, क्योंकि बेस करंट क्या है? इनपुट करंट है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हो इनपुट करंट कांस्टेंट रखते हो। तो पहले हम लोग बेस करंट की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, मतलब इनपुट करंट इज 0 करंट। फिर उसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, फिर 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, और चेक करेंगे हाउ इज द नेचर ऑफ ग्राफ, राइट।
तो ये ग्राफ, ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम और आउटपुट करेक्टरिस्टिक का सर्किट डायग्राम, देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पे सिर्फ मैंने इनपुट वोल्टेज VI दिखाया है और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दैट इज VBE लिखा है, और आउटपुट पे VCE है, यहाँ पे भी आउटपुट पे VCE ही है। सिर्फ आउटपुट आप कहाँ देते हो? लोड को देते हो। देखो बहुत बहुत ही सिंपल आइडिया है, प्रोवाइडेड यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ इट। तो देखो ऐसा है कि ये इनपुट है, तुम इनपुट किसको दोगे? बेस इमीटर को, क्योंकि तुम कौन से मोड में हो? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है हम लोग। तो तुमको दिख रहा है ये बेस लाइन है, ये कौन सा लाइन है? इमीटर लाइन है, बराबर? क्लियर है तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो इफ यू कैन सी, ये कॉमन लाइन है, दिस इज अ कॉमन लाइन विच इज इमीटर लाइन, फाइन। ये बेस लाइन है, इनपुट आपने किस में दिया? बेस और इमीटर में। तो ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट वोल्टेज है। और मैंने आपको बताया था जनरल नोटेशन क्या होता है, VBB दिख रहा है आपको, VBB इनपुट पे। आउटपुट कहाँ से लोगे? कलेक्टर से और इमीटर से। तो ये लाइन कौन सा है? कलेक्टर लाइन है। ये कौन सा है? इमीटर लाइन है। वेरी गुड। लेकिन अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर का आउटपुट लेके करोगे क्या? आउटपुट लेके तो तुम लोड को लगाओगे ना, लोड मतलब जो सर्किट यूज करना है उसको दोगे, उसको ऐसा इनपुट जाएगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई माई साउंड। इसमें हो क्या रहा है? माई साउंड इज फर्स्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोफोन। तो यहाँ पे पहला तो ट्रांसड्यूसर ये आ गया, माइक्रोफोन विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फेड एज एन इनपुट टू द ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और इसका आउटपुट जो आएगा वो कहाँ देगा? स्पीकर को देगा। तो स्पीकर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा? लोड रेजिस्टेंस। है तो क्लियर? तो हम जिस डिवाइस को हमको चलाना है वहां पे हम आउटपुट दे देंगे एज अ इनपुट। तो आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर विल बी फेड एज एन इनपुट टू द लोड। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्पस। ओके, देन थोड़े से नोटेशंस चेंज होते हैं, लिटिल बिट, ज्यादा कुछ है नहीं। आई टेल यू, अगर आपको याद होगा हमने ना हमेशा आउटपुट वोल्टेज को डिनोट किया है VO। तो देखो है VO, यस। आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस? किसका रेजिस्टेंस? लोड का रेजिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको RL। तो इफ यू सी, यू विल सी RL हियर, ये RL है यहाँ पे, राइट? तो RL तो आ गया, लेकिन ये RL के साथ और क्या लिखा है? ये लिखा है बीटा AB। अब ये कहां से आया? what is output current in common emitter configuration? कलेक्टर करंट। वेरी गुड। तो ये कौन सा करंट है? कलेक्टर करंट है। वेरी गुड, सही है, गुड। बट डू यू रिमेंबर व्हाट वाज बीटा? IC अपॉन IB। तो व्हाट इज IC? बीटा IB, राइट? अब एक बात समझ लो, अगर मैं कलेक्टर करंट को थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, कलेक्टर करंट चेंज होगा तो IB भी चेंज होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट और IB का रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और बीटा तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था बीटा की वैल्यू 500 से 900 के बीच में आती है, राइट? तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा IC, अ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे डेल्टा लिख रहा हूँ, तो इसके साथ भी क्या लिखूंगा? डेल्टा लिखूंगा दोनों के साथ। तो यू विल हैव डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB एज बीटा। तो व्हाट इज डेल्टा IC? बीटा डेल्टा IB। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? डेल्टा IC, व्हाट इज डेल्टा IC? डेल्टा बीटा डेल्टा IB इनटू RL। दिख रहा है आपको ऐसा आउटपुट वोल्टेज पे? यस। और साथ में एक चीज लिखी है उसके, एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज। मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो आउटपुट पे क्या है? एम्पलीफाइड आउटपुट है। जो भी इनपुट था उसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब उस वीक सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। अब ये एम्पलीफिकेशन कैसे होता है? गिव यू जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दैट। वेरी सिंपल एग्जांपल। इनपुट करंट कौन सा है? बेस करंट है। आउटपुट कौन सा है? कलेक्टर करंट है। हमको
ट्रांजिस्टर क्यों चाहिए होता है? एम्पलीफिकेशन के लिए, मतलब वो वीक सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा? तो वीक वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग वोल्टेज में या फिर वीक करंट को स्ट्रॉन्ग करंट में, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक दो वैल्यूज लूंगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमारे पास डेल्टा आईसी आ गया, बीटा इंटू डेल्टा आईबी, बराबर। डेल्टा आईसी इज आउटपुट करंट, डेल्टा आईबी इज इनपुट करंट। मान लो, इमेजिन मैंने इनपुट पे दे दिया 10 माइक्रो एम्पियर का करंट, 10 माइक्रो एम्पियर का करंट, 10 माइक्रो 10⁻⁶। मान लो जो ट्रांजिस्टर मैं यूज कर रहा हूं ना, उसका बीटा वैल्यू 1000 है, मतलब 10 पावर 3 है। एक्चुअली 500 से 900 के बीच में आता है। मैं 10 पावर 3 सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कर रहा हूँ, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये करंट अपॉन करंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं थे, प्योर नंबर। तो व्हाट विल बी डेल्टा आईसी इन दिस केस? बीटा इंटू डेल्टा आईबी। व्हाट इज बीटा? 1000। व्हाट इज डेल्टा आईबी? 10 इंटू 10⁻⁶। सही है ना? 10⁻⁶ और +3, तो 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10 मिली एम्पियर, बराबर। इनपुट करंट कितना था? 10 माइक्रो एम्पियर। आउटपुट कितना है? क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया। तो दिस इज हाउ द करंट इज एम्पलीफाइड। आता क्लियर? अगर करंट एम्पलीफाइड है तो वोल्टेज एम्पलीफाइड होगा ना, क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट का स्ट्रेंथ बढ़ गया, सिग्नल स्ट्रेंथ, तो वोल्टेज का भी बढ़ने वाला है। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। गुड। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वी हैव शोन दैट ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। इसका एक अलग से सेपरेट टॉपिक है। आई एम थिंकिंग दैट आई शुड गिव यू एज एन असाइनमेंट, बट we'll see if time permits, we will cover that also. छोटा ही टॉपिक है, हाफ अ पेज का है। अब देखो, ऐसा है कि हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी वेरी क्लियर, ये आपको अभी पता होना ही चाहिए। इनपुट जंक्शन था बेस इमिटर, वो था फॉरवर्ड बायस्ड, और जो आउटपुट जंक्शन कलेक्टर इमिटर वो था रिवर्स बायस। वेरी गुड। तो वो रिवर्स बायस है, ये पता होना चाहिए आपको। यू शुड नो दैट इट इज अ रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये पता होना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, तो दे आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब अल्टीमेटली आई विल बी प्लॉटिंग नेगेटिव करंट एंड नेगेटिव वोल्टेजेस। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज आ गया रिवर्स, और ये नेगेटिव करंट आ गया। हाँ, और ऊपर से मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट अगर कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज इज VCE और आउटपुट करंट इज IC। लेकिन अगर मैं दोनों का मॉड वैल्यू लेता हूँ, तो इट विल गो इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते वक्त आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट किया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते वक्त इनपुट करंट कांस्टेंट करोगे। वी स्टार्ट विद इनपुट करंट ऑफ 0। व्हाट इज इनपुट करंट? IB। मान लो बेस करंट 0 है, मतलब तुमने एक्चुअली, क्योंकि बेस करंट इनपुट करंट है, वो कहां से आता है? फॉरवर्ड बायस से आता है। इनपुट करंट 0 होने का मतलब क्या है कि तुमने जो इनपुट जंक्शन था, कौन सा? बेस इमीटर, उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, मतलब तुमने नो बायस करके रखा है। तुमने अभी तक फॉरवर्ड बायस वोल्टेजेस दिए नहीं। जब तुम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दोगे नहीं, तो करंट मिलेगा क्या? नहीं। तो करंट क्या मिलना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप से नीचे है, मतलब इमीटर का कंडक्शन बैंड बेस से नीचे है, तो करंट मिलना नहीं चाहिए, फॉरवर्ड करंट नहीं मिलेगा, मतलब आई भी नहीं मिलेगा। लेकिन यू फॉरगॉट, व्हाट डिड यू फॉरगेट? माइनॉरिटी कैरियर, बराबर। तो माइनॉरिटी कैरियर तुम भूल गए। तो अभी ऐसा है कि हमने इनपुट एंड को नो बायस करके रखा है, 0 बायस, बराबर, 0 वोल्ट लगा के रखा है, और हम सिर्फ आउटपुट पे वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। पिछले केस में हमने उल्टा किया था ना। हमने क्या किया था? आउटपुट को कांस्टेंट किया था, इनपुट को वेरी किया था। अब हम क्या करेंगे? इनपुट पे कांस्टेंट कर देंगे बेस करंट, और आउटपुट पे ये जो रियोस्टैट है ये चेंज करते जाएंगे। तो VCE की वैल्यू चेंज करेंगे और IC की वैल्यू मेजर करेंगे। सही है? तो
बैंड स्ट्रक्चर पता होना इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे अदरवाइज। यहाँ पे इन टोटल 2 जंक्शन थे, इन टोटल 3 बैंड स्ट्रक्चर्स थे, एक था इमिटर का, एक था बेस का, एक था कलेक्टर का। गुड। तुमने इनपुट पे 0 करंट दिया, मतलब तुमने 0 वोल्ट लगा के रखा है इनपुट पे, मतलब इमिटर का कंडक्शन बैंड बेस के कंडक्शन बैंड से नीचे है। मैंने बैंड डायग्राम में ड्रॉ करके दिए थे कल। विदाउट बैंड डायग्राम यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये पूरा का पूरा इमिटर का जो बैंड स्ट्रक्चर है वो नीचे है और बेस का ऊपर है, और ये तो वैसे भी रिवर्स बायस है, तो कलेक्टर का बैंड स्ट्रक्चर नीचे ही है। क्लियर। अब आप इनपुट एंड पे कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आउटपुट पे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना मतलब इस बैंड स्ट्रक्चर को और नीचे लेना, कलेक्टर के बैंड स्ट्रक्चर को और नीचे लेना। तो तुम जितना नीचे लोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बेस से कहाँ पे आएंगे, भूलो मत ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, क्योंकि बेस में मेजॉरिटी कौन होता है, होल्स, ऊपर से डोपिंग भी कम है फिर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे बेस से कलेक्टर में, दीज आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तुम जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतने ज्यादा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, बेस से करंट में, बेस से करंट में जाएंगे। करेक्ट, क्लियर। और ये करंट आता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। इज दिस क्लियर। जितना तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट इनिशियली बढ़ेगा। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना मतलब ये कलेक्टर के बैंड स्ट्रक्चर को नीचे लेना, जितना कलेक्टर का बैंड स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है उतना ही बेस का कंडक्शन बैंड ऊपर भी है। तो ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, राइट। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो पहले पहले तो तुमको दिखेगा कि करंट बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिवर्स करंट बढ़ रहा है, यू विल सी लिटिल बिट ऑफ रिवर्स करंट इज इंक्रीजिंग। शुरू में यू विल फाइंड दैट द रिवर्स करंट इज इंक्रीजिंग और फिर हो गया कांस्टेंट। क्योंकि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये थर्मली एजिटेड होते हैं, मतलब ये टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से ये अपने वैलेंस बैंड से कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। और वो पी टाइप था जिसमें पॉजिटिव, जिसमें होल्स और मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ही होते हैं। तो जितना तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो शुरू में थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, फिर हो जाता है कांस्टेंट। इसको बोलते हो सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हो इसको, सैचुरेशन करंट। तो ये ग्राफ समझ में आया यहाँ तक। तो शुरू में थोड़ा सा करंट बढ़ेगा और बाद में हो जाएगा कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। और ये करंट आपने कब मेजर किया, जब आपने बेस पे रखा था 0 करंट, तो I V इक्वल टू 0। तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, लेकिन एज आई टोल्ड यू ये जब प्लॉट करते हैं ना, ये प्लॉट करते हैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि ये लोग, ये इनका बोलने का ऐसा रहता है कि सिंस हम लोग सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं एट अ टाइम, हम इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में नहीं देख रहे हैं, हम एक एक करके देख रहे हैं ना। इनपुट हो गया, अभी आउटपुट, तो फिर मैं वोल्टेजेस माइनस लूं, करंट को माइनस लूं, उससे बेटर क्या है, मॉड वैल्यूज ले लो। तो अगर आप मॉड वैल्यूज लेते हो तो व्हाट यू आर प्लॉटिंग हियर इज VCE output voltage and IC output current. Good. And then you start increasing voltages little bit, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। तो यू विल गेट अ सैचुरेशन हियर। और ये हमने किया फॉर IB इक्वल टू 0। अब तुम एक लॉजिकली बात सोचो, सपोज मैंने यहाँ पे एक मशीन लगा के रखा है, उसको मैंने प्लग में, सिर्फ स्विच को प्लग में मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो आई एम जस्ट पुटिंग दैट प्लग, वो 2 पिन आता है ना, 2 पिन, ये 2 पिन, इसको सिर्फ मैंने स्विच में लगा के रखा है, मैंने बटन चालू नहीं किया, करंट 0 है, मतलब इनपुट पे 0 है, तो आउटपुट पे कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो कट ऑफ है, मतलब वो ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। तो ये जो रीजन है ना, जहां पे आपके पास बेस करंट लगभग 0 है, बेस करंट, इनपुट करंट तो 0 ही है, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट पे थोड़ा सा करंट मिल रहा था। आउटपुट पे करंट मिलने का रीजन क्या था, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसको आप बोलते हो कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हो इसको, कट ऑफ। तो लुक, व्हेन IB इज 0, IC इज नियरली 0,
अगर आई भी जीरो है, मतलब इनपुट करंट बेस करंट जीरो है, तो आउटपुट करंट आईसी क्या है, नियरली जीरो है। एंड वी से दैट द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। तो ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। कट ऑफ मतलब स्विच ऑफ, तो ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑफ स्टेट। क्लियर यहाँ तक? पक्का? फिर अब मैं अगर अलग अलग बेस करंट लेता हूँ, लेट्स से आई टेक बेस करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर। और बेस करंट क्या है, इनपुट करंट है। इनपुट करंट छोटे ही होते हैं क्योंकि हमको अल्टीमेटली करंट को ही तो एम्पलीफाई करना है। आउटपुट पे मिली एम्पियर बन जाएगा, लेकिन इनपुट पे माइक्रो एम्पियर है। तो ये जो आईसी है ना, ये आउटपुट है, ये आपको मिल जाएगा लगभग लगभग मिली एम्पियर में। और ये जो बेस करंट है ये है माइक्रो। तो अगर आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक याद है, आपने क्या किया था, पहले आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट रखा, फिर इनपुट वोल्टेज चेंज किया, इनपुट करंट मेजर किया, फिर आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट किया था क्या हमने, 12 वोल्ट। फिर हमने इनपुट वोल्टेज चेंज किया, इनपुट करंट मेजर किया, तो ग्राफ क्या रहा था, सेम, सिर्फ क्या था, शिफ्टेड था। तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, लगभग वैसे ही आएगा, फिर वापस से हो जाएगा शिफ्ट। तो मान लो ये आपके पास बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर का है, क्योंकि ये इनपुट करंट है। इनपुट करंट स्मॉल करंट होता है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको 20 करके देखोगे, फिर आप देखोगे कि वापस से नेचर वही आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, आप वापस से करंट चेंज करके देखोगे, फिर आप देखोगे नेचर वापस से वही मिल रहा है। तो आप अलग अलग बेस करंट, मतलब अलग अलग इनपुट करंट के वैल्यू पे एक बार इनपुट करंट कांस्टेंट रख दोगे, फिर आउटपुट वोल्टेज चेंज करोगे, आउटपुट करंट मेजर करोगे, फिर वापस से इनपुट करंट 10 माइक्रो एम्पियर करोगे, आउटपुट वोल्टेज चेंज करोगे, आउटपुट करंट मेजर करोगे, फिर 20 माइक्रो एम्पियर पे भी सेम करते जाओगे। यू विल सी सच अ नेचर। देन इफ यू नोटिस, अगर आपका ध्यान है यहाँ पे, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे ये 0.3 वोल्ट एक वैल्यू आती है। उस 0.3 वोल्ट की वैल्यू तक, 0.3 वोल्ट की वैल्यू तक ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर, लीनियर इन नेचर। तो ये जब लीनियर आता है, जब ये स्ट्रेट लाइन आता है, तो कभी भी याद रखना, करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ओम्स लॉ में होता है वो। जब तक करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, और ये होता है 0.3 वोल्ट तक। तो फॉर VCE, फॉर आउटपुट वोल्टेज up to 0.3 volt, less than 3 volt, IC increases with VCE and can be controlled by VCE। तो अगर आपको दिख रहा है कि 0.3 वोल्ट से नीचे सारे के सारे क्या है, लीनियर है। लीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुम जैसे वोल्टेज चेंज करोगे, करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होगा। मतलब करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज, अंडर कंट्रोल है, राइट। तो 0.3 वोल्ट, जब तक आउटपुट पे 0.3 वोल्ट है, VCE is less than 0.3 volt, we see that the graph is linear graph, which means the output current can be controlled by output voltage। तो करंट को गवर्न कौन कर रहा है, VCE। अब जब जब VCE ये VBE से ज्यादा हो गया, तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, वो थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा ध्यान हटा गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। 0.7 वोल्ट क्या था, बैरियर पोटेंशियल था, वेरी गुड। इनपुट कौन सा है, बीई। इनपुट जंक्शन कौन सा है, बीई, बेस इमीटर। आउटपुट कौन सा है, कलेक्टर इमीटर। और हम नॉर्मली 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 इनपुट जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस, आउटपुट को क्या करते हैं, रिवर्स बायस, बराबर, सही है। अब अगर थिंक अबाउट इट, अगर आउटपुट मतलब कलेक्टर इमीटर ये 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब ये बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, बराबर, तो रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है। तो व्हेन VCE इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, मतलब VBE, कलेक्टर इमीटर जंक्शन गेट्स रिवर्स्ड बायस। और मैंने आपको बताया, रिवर्स बायस में तुम अगर बेस करंट चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो फिर करंट क्या होता है, सैचुरेट होता है, एंड IC गेट्स सैचुरेटेड।
अगेन पुट इट अगेन, हमने अगर इनपुट पे वोल्टेज चेंज नहीं किया है, मतलब इनपुट पे करंट क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। सिंपल सी भाषा में मैंने स्टार्ट यहां से किया था कि हम इनपुट पे करंट रख रहे हैं कांस्टेंट, और पहले हमने रख दिया 0, फिर रख दिया 10 माइक्रो एम्पियर, फिर रख दिया 20 माइक्रो एम्पियर। तो जब हम एक पर्टिकुलर आईवी की वैल्यू सेट करते हैं, आईवी की वैल्यू हमने सेट कर दी, 0 हो, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी हो इनपुट का, लेकिन एक बार वैल्यू सेट करना मतलब तुम अभी वोल्टेज इनपुट पे चेंज करोगे क्या, नहीं करोगे। चेंज किसको करोगे, आउटपुट पे करोगे। अब आउटपुट पे चेंज करना मतलब आउटपुट तो रिवर्स था, तो आप कौन सा वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो। रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब क्या था, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर कलेक्टर का आप नीचे 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 लेके जा रहे हो, और बेस ऊपर 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 होते जा रहा है। और ये तो फिक्स हो गया, इनका डिफरेंस तो फिक्स हो गया, इसका जो डिफरेंस है ये फिक्स है। तो हम इनपुट पे ध्यान ही नहीं देंगे, हमारा ध्यान है आउटपुट पे। इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज means that the collector band structure is going down and the base is going up। लेकिन हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। तो पहले तो बढ़ते हुए दिखता है करंट, फिर क्या हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, एक्सेलेंट सैचुरेशन हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, when VCE is greater than 0.7 वोल्ट, मतलब जब आपका आउटपुट ये रिवर्स बायस हो गया, तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। इसका मतलब अब तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ेगा क्या, नहीं। मतलब IC डज नॉट डिपेंड ऑन VCE। तो IC डजंट डिपेंड ऑन VCE, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इट, नो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय VCE। लेकिन अब कौन कंट्रोल करेगा, पुट इट अगेन। तुम लोगों का कंफ्यूजन होता रहेगा जब तक बेसिक्स नहीं है तब तक। सपोज मैंने बेस करंट 0 लगा दिया, यहां तक क्लियर। इनपुट करंट क्या है, 0। बताओ तो मेरे को क्या मतलब होता है बेस करंट 0 का, बताओ। बेस करंट 0 है, इनपुट करंट 0 है, बराबर। इनपुट करंट 0 है, तुम इनपुट को चेंज नहीं करोगे, किसको चेंज करोगे, आउटपुट। तुम आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते गए, मतलब तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स वोल्टेज कर रहे हो, रिवर्स बायस कर रहे हो। मतलब कलेक्टर का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे ले रहे हो, बेस का ऊपर ले रहे हो। एक्सपेक्टेड क्या होता है, जब कलेक्टर का बैंड स्ट्रक्चर तुम नीचे लेते हो और बेस का ऊपर लेते हो, तो माइनॉरिटी कैरियर्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, बेस से कलेक्टर में। मतलब जितना डिफरेंस ज्यादा होगा बैंड स्ट्रक्चर में, उतना ही ज्यादा चार्जेस फ्लो होना चाहिए, कहाँ से, बेस से कलेक्टर में। लेकिन ये कौन से चार्जेस से, माइनॉरिटी लिमिटेड है। तो एक स्टेज तक करंट बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको, इसका मतलब कि अब कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट IC, ये आउटपुट वोल्टेज VCE पे डिपेंड ही नहीं करता है। तुम कलेक्टर इमिटर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन तुमको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट करंट। कौन सा करंट कांस्टेंट, IC करंट कांस्टेंट। तो IC डज नॉट डिपेंड ऑन VCE, क्लियर। बट इमेजिन अब मैं बेस करंट की वैल्यू 0 से 10 माइक्रो एम्पियर कर लेता हूँ, तो करंट बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा, तो देखो, राइट, सेम सिचुएशन है। अभी भी आउटपुट इज रिवर्स बायस, लेकिन मैंने इनपुट को 0 से कर दिया 10, तो अब आउटपुट करंट बढ़ गया, यस। फिर मैंने 10 से कर दिया 20, आउटपुट बढ़ गया, यस। तो कौन कंट्रोल कर रहा है फिर, IB, इनपुट करंट कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हमारा आउटपुट जंक्शन कलेक्टर इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब IC अब कंट्रोल नहीं होगा VCE से, लेकिन कौन कंट्रोल करेगा, IB। इसको बोलते हो एक्टिव रीजन। क्या बोलते हो, तो मैं एक डमी लाइन ड्रॉ करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक लाइन है यहाँ पे, ओके। तो पहले कट ऑफ तो तुमको समझ में आ गया। कट ऑफ में जब इनपुट करंट 0 है तो आउटपुट करंट लगभग 0 है, मतलब ट्रांजिस्टर इज इन स्विच ऑफ स्टेट। और यहाँ पे ये जो रीजन है जिसमें जब आप बेस करंट बढ़ाते हो तो कलेक्टर करंट भी बढ़ता है, क्योंकि कलेक्टर करंट अब किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस करंट पे। इसको बोलते हो एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, एम्पलीफायर है। अब क्यों एम्पलीफायर है, इनपुट करंट कितना था, माइक्रो, और आउटपुट कितना है, मिली।
तो माइक्रो एम्पियर का कन्वर्जन किस में हो गया? मिली में। इसको बोलते हो एक्टिव रीजन ऑफ द एम्पलीफायर ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्लियर है तक? है तो क्लियर? अब अगर ऐसा एक स्टेज आता है जिसमें जिसमें बेस वोल्टेज वीबी ये इमीटर से ज्यादा है, बेस वोल्टेज इमीटर से ज्यादा होना मतलब इमीटर का बैंड स्ट्रक्चर नीचे होना, बेस का ऊपर होना, और बेस वोल्टेज कलेक्टर से भी ज्यादा है तो कलेक्टर का भी बेस से नीचे है। मतलब इन शॉर्ट द सिचुएशन इज दिस, ये आ गया इमीटर का बैंड स्ट्रक्चर। मैं एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं बाकी कुछ दिखाऊंगा नहीं। ये हो गया बेस का और ये हो गया कलेक्टर का। मतलब सबसे ऊपर किसका बैंड स्ट्रक्चर है? बेस का है। वेरी गुड। तो इस केस में होगा क्या? बोथ द जंक्शन गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड। दोनों जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। बराबर। IC कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड बाय VCE। तो इस केस में करंट, आउटपुट करंट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड बाय VCE। तो इसको बोलते हो सैचुरेशन। तो इन शॉर्ट ये रीजन है सैचुरेशन रीजन। तो बस इतना पता होना चाहिए, यू डोंट हैव टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ इट। तो तीन रीजन है, एक एक्टिव रीजन है, एक कट ऑफ रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्टिव रीजन है, क्योंकि एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर के करंट को कन्वर्ट कर रहा है मिली एम्पियर में। दैट्स इट। अगर आप लास्ट पॉइंट नहीं भी मेंशन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड मेंशन व्हाट इज कट ऑफ एंड व्हाट इज एक्टिव रीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर्स। सिर्फ एक लास्ट चीज जो बाकी है, अगर आपको याद होगा, हमने जैसे इनपुट के एंड पे डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, वैसे आउटपुट पे भी करोगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? V by I। वहां पे डेल्टा V BE अपॉन डेल्टा IB लिखा था एट कांस्टेंट VCE। यहाँ पे डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC होगा एट IB कांस्टेंट। तो IB क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। दैट इज नोन एज डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर? सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। So that is the end of ट्रांजिस्टर्स। सिर्फ एक टॉपिक जो मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो योर जॉब इज टू गो थ्रू इट। नहीं समझ में आया तो पूछो, राइट? अदरवाइज वी विल सी, अगर कल टाइम होता है हमारे पास तो हम कर लेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सिंपल है, हाफ एन आवर डन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं है, 6 लॉजिक गेट्स है, और 6 लॉजिक गेट्स क्या है समझना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Before we start with digital electronics start करने से पहले you should know there are two types of signals. कौन से दो टाइप? एनालॉग एंड डिजिटल। वेरी गुड। there are two types of signals. One is analog signal and the other is digital signal. What is the difference between these two signals? What is the meaning of analog signal and what is the meaning of digital signal? हमने चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था याद है? रेक्टिफायर सर्किट। एक पूरा ब्लॉक डायग्राम था, ट्रांसफार्मर, डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, लोड। इनपुट पे मतलब ट्रांसफार्मर के इनपुट पे कौन सा सिग्नल था? AC। वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय AC? मैंने अगर आपको पता है पूछा, एक्सप्लेन इन शॉर्ट व्हाट इज AC? व्हाट इज AC सिग्नल? If I plot time along x-axis and voltage along y-axis, what do you see? Zero maximum, zero negative maximum, zero positive maximum. Zero से start होता है, goes to positive maximum, goes to zero, negative maximum goes to zero. So a signal which continuously a word important है, a signal which continuously varies between negative and positive values is known as an analog signal. तो एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, जैसे कि ये साइन वेव सिग्नल है। तो AC सिग्नल सारे के सारे क्या है? एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या?
A continuously varying signal between negative and positive values are known as analog signals. मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं यहाँ पे. I just want you to fit this into your system. Analog signal मतलब एक continuously varying signal है. It is varying between some negative value and some positive value. 0 से positive, फिर 0, फिर negative, फिर positive. Such a signal is called as analog signal. तो हमारे पास जितने भी signals आते हैं वो analog signals है, right? इसलिए इन्वर्टर को आप बहुत बार एनालॉग इन्वर्टर भी बोलते हो. इसलिए आप इन्वर्टर को बहुत बार साइन वेव इन्वर्टर भी बोलते हो, क्योंकि उसमें सारे के सारे वेव्स कौन से हैं? साइन वेव्स. ऑल द सिग्नल्स आर साइन वेव, मतलब एनालॉग सिग्नल्स है. अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस टाइम प्लॉट किया है. इसका मतलब क्या मैं हमेशा वोल्टेज को ही एनालॉग सिग्नल बोलूंगा? नहीं, मैं करंट भी प्लॉट कर सकता हूँ. तो करंट में भी मुझे ऐसा ही दिखेगा. करंट इज 0, देन मैक्सिमम, देन 0, देन नेगेटिव, एंड देन 0, देन पॉजिटिव, देन 0. तो सच सिग्नल्स which vary continuously between positive and negative values are known as analog signals. What is the meaning of digital signal? Digital signal जो होता है ना, उसमें ऐसा continuous variations नहीं है. वहां पे या तो सिग्नल है या तो नहीं है. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल मैं 5 वोल्ट का एग्जाम्पल लेता हूं. अगर सिग्नल है तो 5 वोल्ट का सिग्नल कांस्टेंट है, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, राइट? और वापस है तो 5 वोल्ट ही वापस है, और नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. तो such signals are called as digital signals. Digital signals are signals which are either high or low. high होना मतलब सिग्नल होना, लो होना मतलब सिग्नल नहीं होना. और हाई को आप 1 से डिनोट करते हो और लो को आप 0 से डिनोट करते हो. डिनोटिंग सिग्नल बाय 1 डजंट मीन दैट द सिग्नल इज 1 वोल्ट. 5 वोल्ट भी होगा तो तुम क्या लिखोगे? 1. 50 वोल्ट भी होगा तो क्या लिखोगे? 1. 100 वोल्ट भी होगा तो क्या लिखोगे? 1. 120 वोल्ट है तो भी क्या लिखोगे? 1. वैसे इतने हाई वैल्यू पे जाता नहीं है. डिजिटल सिग्नल स्मॉल सिग्नल्स 2, 3, 4, 5, 10 वोल्ट तक होता है वो. तो जब आप 1 लिखते हो, इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं. यू डील विद 0 एंड 1. मतलब अगर इनपुट पे सिग्नल है तो आप बोलोगे हाई इनपुट, मतलब इनपुट 1. आउटपुट पे सिग्नल है तो बोलोगे हाई आउटपुट, आउटपुट 1. अगर इनपुट पे सिग्नल नहीं है तो आप बोलोगे 0 या फिर इनपुट लो. और अगर है तो आउटपुट हाई या फिर आउटपुट 1. तो अगर सिग्नल प्रेजेंट है, उसका वोल्टेज कुछ भी हो, 5 वोल्ट हो, 15 वोल्ट हो, है तो 1 या तो हाई, नहीं है तो लो, मतलब 0. तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं दे आर ईदर हाई और लो. वहां पे कंटिन्यूस वेरिएशन दिखेगा नहीं, ये कंटिन्यूस है. 0, फिर 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर मैक्सिमम आ गया 5 वोल्ट. तो मैक्सिमम आ गया 5 वोल्ट. ये 5 वोल्ट मैक्सिमम है. फिर वापस से 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट. फिर -1, -2, -3, -4, -5. फिर -4, -3, -2, वापस से 0. तो एनालॉग सिग्नल्स दे आर कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल्स, whereas digital signals are either high or बराबर. तो the circuit which deals with analog signals are known as analog circuits. तो जो सर्किट एनालॉग सिग्नल्स के साथ डील करते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पे एनालॉग होता है, उसको आप बोलते हो एनालॉग सर्किट. फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर इज एन एनालॉग सर्किट because it takes input as AC varying signal, output also as AC varying signal, बराबर. And the circuits which deals with digital signals are known as digital circuits. क्या बोलते हैं उसको? Digital circuits. Clear? The signals which take input and give output in the form of high or low, they are known as digital circuits. यहाँ तक क्लियर? अब जो डिजिटल सर्किट है उसका और एक नाम है लॉजिक गेट. क्या बोलते हैं उसको? लॉजिक गेट. अब लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? आई होप ऐसा तो कोई है नहीं जिनका मैथ नहीं था 12th में यहाँ पे. इज देयर एनीवन जिसका मैथ था ही नहीं? नहीं. विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड? मैथमेटिकल लॉजिक. मतलब इनपुट पे
जो भी सिग्नल है और आउटपुट पे जो भी सिग्नल है, आउटपुट का सिग्नल इज टोटली कंट्रोल्ड बाय सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको आप बोलते हो मैथमेटिकल लॉजिक, तो गेट को बोलते हो लॉजिक गेट. तो देयर इज सर्टेन रिलेशन, विच रिलेशन? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. हेंस द गेट, मतलब हेंस द सर्किट इज नोन एज लॉजिक गेट. तो डिजिटल सर्किट को आप बोलते हो लॉजिक गेट. क्या बोलते हो? लॉजिक गेट. लॉजिक गेट क्यों बोला? क्योंकि इनपुट पे जो भी सिग्नल है और आउटपुट पे जो भी सिग्नल है, इन दोनों में एक मैथमेटिकल लॉजिकल कनेक्शन है. आपने कितने टाइप के लॉजिक सीखे? नेगेशन नहीं सुना कभी? कंजक्शन नहीं सुना कभी? सुना है? क्या क्या सुना है फिर? नहीं, एंड और नैंड वो सब ठीक है. आई एम आस्किंग मैथमेटिक्स में आपने लॉजिक्स में कौन से लॉजिक अप्लाई किए? नेगेशन अप्लाई किया था क्या? कंजक्शन किया था क्या? और क्या अप्लाई किया था? डिसजंक्शन और कंडीशनल व्हाट? भूल गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेशन? मैं हाँ बोल रहा हूँ, आप ना बोल रहे हो. दैट इज नेगेशन. इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई. इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट पे अगर 0 है तो आउटपुट पे 1 है, बराबर. इनपुट पे अगर 1 है तो आउटपुट पे 0 है. तो लॉजिक गेट मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट मतलब बेसिकली इट इज अ डिजिटल सर्किट. देखो मैं ना यहाँ पे लिखने कुछ भी नहीं वाला हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट डाउन थिंग्स. अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज लॉजिक गेट, डिफाइन व्हाट इज लॉजिक गेट, तो क्या बोलोगे? लॉजिक गेट क्या है? इट इज अ डिजिटल सर्किट विच हैज वन और मोर इनपुट्स. तो इनपुट पे या तो एक इनपुट होगा या एक से ज्यादा होगा, लेकिन आउटपुट पे एक ही होगा. तो लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट which has one or more inputs but one output, and there is a logical relation between input and output. तो ये लॉजिक गेट है. यहां पे मान लो इनपुट A और B है और आउटपुट Y है. ऐसे टोटल 6 टाइप के लॉजिक गेट है. और इनपुट पे सिग्नल क्या है, आउटपुट पे सिग्नल क्या है, इसका एक टेबल हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल. सेम सेम है, सेम मैथमेटिकल लॉजिक और ये सब सेम ही है. तो टोटल 6 टाइप के लॉजिक गेट है. सबसे बेसिक गेट है नॉट गेट. नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है? निगेशन करता है. मतलब अगर आप इनपुट हाई दे रहे हो तो आउटपुट लो है, अब आउटपुट हाई दे रहे हो तो इनपुट लो है. इसका सर्किट सिंबल एक ट्राइंगल है. इसका इनपुट एक ही है और आउटपुट पे भी एक ही है, और ट्राइंगल के आगे एक सर्कल ड्रॉ किया है. इनपुट A है, आउटपुट Y है, विच इज इक्वल टू A बार. तो डिफाइन करना हो व्हाट इज नॉट गेट. नॉट गेट इज अ लॉजिक गेट विच हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, बराबर. द इनपुट है तो ऐसा बोल सकते हो, द आउटपुट इज निगेशन ऑफ इनपुट. तो आउटपुट इज हाई इफ इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो इफ इनपुट इज हाई. तो इसका एक ट्रुथ टेबल बना लो, A और Y. अगर A 0 तो Y 1, A 1 तो Y 0. तो ये जो टेबल बना इसको आप बोलते हो ट्रुथ टेबल. क्या बोलते हैं इसको? ट्रुथ टेबल. दिस इज नोन एज ट्रुथ टेबल. सिंपल. वो सर्किट सिंबल है ट्रुथ टेबल. देन और 2 गेट है जो फंडामेंटल गेट है. तो टोटल 3 फंडामेंटल गेट्स है, नॉट, और एंड. फिर इन तीनों पे और 3 बेस्ड है, नैंड, नॉर एंड एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और. तो दूसरा गेट, गेट नंबर 2, और गेट. और गेट में 2 इनपुट्स है और 1 आउटपुट है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय दिस. ये इसका सिंबल है. ये इसका आउटपुट है Y. यहाँ पे 2 इनपुट हो गए A और B.
और इसका जो आउटपुट है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है a प्लस बी। मतलब आउटपुट इज हाई इफ वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई और बोथ द इनपुट्स आर हाई। तो इनपुट ए और बी में से दोनों के दोनों या कम से कम एक क्या होना चाहिए, हाई। तो आउटपुट क्या होगा, हाई। एंड रिमेंबर यहाँ पे ना हाई का मतलब मैं वापस बता रहा हूँ, हाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, हाई डज नॉट मीन हियर। रिमेंबर अगर मैं हाई 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 वोल्ट इज इनपुट। इनपुट अगर 10 वोल्ट भी होगा तो भी मैं 1 लिखूंगा, 5 होगा तो भी मैं 1 लिखूंगा, 2 वोल्ट होगा फिर भी 1 लिखूंगा, 1 होगा तो 1 लिखूंगा। तो ए इनपुट, बी इनपुट एंड वाई आउटपुट। इसके बनते हैं 4 कॉम्बिनेशंस। इनपुट ए, इनपुट बी एंड आउटपुट वाई, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1, बराबर। देन मैंने अभी बताया व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस बी। तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टोल्ड यू या तो 1 है या तो 0 है। तो व्हाट डू यू सी, अब अगर आ गया एक्सप्लेन और गेट, क्या बोलोगे? और गेट इज अ डिजिटल सर्किट विथ 2 और मोर इनपुट्स। मैंने 2 ही दिखाया लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड 1 आउटपुट। द आउटपुट इज हाई if any one of the inputs or both inputs are high। क्या बोल सकते हो, the output is low if and only if both the inputs are low। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आप बोल सकते हो आउटपुट इज हाई if any one of the inputs or both the inputs are high। या आप बोल सकते हो the output is low if and only if both the inputs are low। इसके बाद का गेट है एंड गेट। और देखो ये है ना, ये एडिशन है, दिस इज लॉजिकल एडिशन। और एंड गेट क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एंड गेट में और गेट में दोनों में 2 या 2 से ज्यादा क्या है, इनपुट्स है, और एक क्या है, आउटपुट है। सिर्फ नोटेशन चेंज होगा। इसको बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, एंड गेट। तो ये ए, ये बी और ये आउटपुट है वाई। वापस से वही कॉम्बिनेशन, इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, और ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है, मतलब y इक्वल टू a इंटू बी है, y इक्वल टू a इंटू बी है, 0 इंटू 0 0 0 0 1। तो एंड गेट इज लॉजिक is a digital circuit with 2 or more inputs and 1 output। The output is high if and only if both the inputs are high। हो गया, इतना आपको लिखना है हर गेट में। तो ये 3 फंडामेंटल गेट्स थे, बेसिक गेट्स थे। अब अगर मैं और के आगे एक नॉट लगा देता हूं तो नॉर बन जाता है। और के आगे एक नॉट लगा देता हूं, कुछ बुक में उल्टा लिख के रखा है, तो वो उल्टा नहीं है। ये नॉर गेट जो है ना, नॉर गेट मतलब और का जो भी आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट करेगा। मतलब इसमें आपके पास और गेट तो है ही, उसके साथ कौन है, नॉट गेट है। तो जो कुछ भी आउटपुट और गेट जनरेट करता है उसका ये क्या कर लेता है, निगेशन। तो एक्चुअली ये ऐसा दिखना चाहिए। तो पहले कौन सा गेट है, और उसके बाद क्या है, नॉट। और गेट का आउटपुट क्या था, a प्लस बी। तो ये यहाँ पे आगे आपके पास a प्लस बी, और फाइनल आउटपुट पता है क्या आएगा, a प्लस बी का बार, निगेशन ऑफ a प्लस बी। अगर आपको इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना है तो शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। तो व्हाट वी डू इज टू रिप्रेजेंट इन शॉर्ट, सिर्फ हम करते क्या है, ये जो बीच का पार्ट है वो निकाल देते हैं, सिर्फ ऐसा दिखा देते हैं। तो और गेट के आगे एक सर्कल ड्रॉ कर देना, मतलब ये और गेट है, और सर्कल मतलब नॉट गेट है, और एक आउटपुट दिखा देना, डन।
वैसा भी चलेगा, ये भी चलेगा, बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ वो थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए इसको शॉर्टकट बना दिया, डन। अब अगर से आप ट्रुथ टेबल देखोगे तो ट्रुथ टेबल वापस से 4 कॉम्बिनेशन, मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं a प्लस बी निकाल लूंगा, फिर मैं फाइनली क्या करूंगा, y निकालूंगा, a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, इसको निगेट कर देगा वो 1 0 0 एंड 0, राइट। डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। NOR gate is a digital circuit with 2 or more inputs and 1 output. The output is high if and only if both the inputs are low. दोनों इनपुट जब लो थे तब आउटपुट क्या था, हाई था। अगला गेट है NAND गेट, अगला गेट है NAND गेट। NAND गेट, ओके। तो NAND गेट इस AND का नॉट, मतलब AND गेट के आगे एक नॉट गेट लगाना, उसको बोलते हैं NAND गेट। तो इसके आगे आपने लगा दिया एक नॉट, तो नॉट ऑफ एंड इज NAND, नाम ऐसे आया, नॉट ऑफ एंड इज NAND, नॉट ऑफ और इज NOR, गुड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा y इक्वल टू a इंटू बी, एक्चुअली मैं y लिखूंगा नहीं, मैं y आखिर में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a इंटू बी, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी का बार, है ना, a बार डॉट b बार की पूरे का बार, पूरे का बार, वेरी गुड। वेक्टर्स नहीं है ये, दिस इज नॉट वेक्टर, ओके। देन इसी को अगर आपको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करना है तो सेम सेम थिंग, सेम थिंग, फिर एक काम करना, बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर देना यहाँ पे, डन। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू a इंटू बी का बार, अगेन सेम थिंग, a b a इंटू बी और a इंटू बी का बार, y इक्वल टू a इंटू बी का बार, तो ये उसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। 0 0 0 1 1 0 1 and 1, 0 0 0 1 1 1 1 and 0, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। It is a digital circuit with 2 or more inputs and 1 output. The output is low if and only if both the inputs are high. जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है, आप एज इट इज नोट्स और बुक पढ़ने जाते हो और खुद तो देखो क्या है, कुछ नहीं है, आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, जब दोनों इनपुट्स हाई हो गए तो आउटपुट लो हो गया। इतना लिखना, डायग्राम ड्रॉ करना, ट्रुथ टेबल लिखना, खत्म, क्लियर। तो अब हमारा रह जाता है सिर्फ एक गेट, दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट, और साथ में क्या 4-5 न्यूमेरिकल थे छोटे छोटे। तो इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 15 minutes to 20 minutes tomorrow, or immediately we will start with next chapter then. तो today we are stopping here, सिर्फ एक्सक्लूसिव और गेट मैं कर लूंगा, एक्स और गेट, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल बताना है उसका। एंड देन देयर आर ओनली 5 न्यूमेरिकल्स, 2 सॉल्व प्रॉब्लम्स, 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे हैं। वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर टुमारो एंड स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।